हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की होने वाली क्लास आपकी बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि इसमें हम देखेंगे 15 क्वेश्चंस जो है हमारे जो हिंदी भाषा से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, पेडागोजी क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे। आपके इसमें 15 क्वेश्चंस देखे जाएंगे जो कि हिंदी भाषा से जुड़े हुए होंगे और जो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपके 15 क्वेश्चन भाषा से आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं आपके शिक्षण शास्त्र से। तो आज की क्लास आपके लिए होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, क्योंकि आपकी पिछली वीडियोस में मैंने आपको पेडागोजी करवा भी रखी है और जिसमें सभी हार्ड पीवाईक्यू और एमसीक्यू उसमें मैंने आपको दे रखे हैं। अगर आपको लगता है कि हार्ड पेपर आएगा तो ऐसा आप बिल्कुल ही मत सोचिए, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। सब सिलेबस वही है, सिर्फ घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन होंगे हमारे, वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होंगे और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के जो हिंदी भाषा से हमारे जुड़े हुए होंगे, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। चलिए चलें शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास में सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ संधि वाला। देखिए यहाँ पर जो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन है संधि का, जिसमें आपको दिया हुआ है विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। विद्यालय शब्द में संधि बतानी है आपको कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि होती है। देखिए आपने संधियाँ पढ़ी रखी होंगी, बहुत ही अच्छे से देखी होंगी, क्योंकि अगर आपने क्लास हमारी पिछली नहीं ली है तो आपको हम बता दें कि पिछली क्लासेस में हमने आपको संधियों के बारे में बहुत अच्छे से जो है डिटेल में बता रखा है। आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको दिया जाएगा सीटेट के एग्जाम तक एक से एक बढ़िया फर्स्ट क्लास क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन था इसमें है विद्यालय शब्द में पहले क्वेश्चन में कि कौन सी संधि है। पहला है आपका ऑप्शन में स्वर संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर देना है कि इसमें से कौन सी संधि आपकी है। तो देखिए विद्यालय में संधि विच्छेद करने पर क्या होता है। विद्यालय में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है आपका विद्या प्लस आलय, यही तो आता है ना। विद्या प्लस आलय, यही चीज तो बन के आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपका दीर्घा है और फिर यहाँ पर भी आपका दीर्घा है ना, और दीर्घा दीर्घा मिलकर क्या होता है, दीर्घ आ ही बनता है। तो यहाँ पर आपका जो है जब दीर्घ आ और दीर्घ आ स्वरों से मिलने से जब दीर्घ स्वर बनता है तो वहाँ पर स्वर संधि का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, आंसर स्वर संधि। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको राइट आंसर देना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका पा धन वन, दूसरा है पव धन अन, तीसरा है पो धन अन और चौथा है पव धन ना। आपको बताना है ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। देखिए पवन शब्द में आपको संधि विच्छेद, सबसे पहले आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद में क्या होता है, पवन का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा पवन का संधि विच्छेद, पो धन अन, यही तो आएगा। अगर आपको संधि विच्छेद करनी आती है तो आप बहुत आसानी से इसको संधि विच्छेद कर सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि पवन शब्द में अब निहित है और ओ और आ से मिलकर बनता है। ओ यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ओ है और यहाँ पर आ है, ठीक है ना। तभी यहाँ पर क्या हुआ है, अब बना है, अन बना है, ठीक है ना। ओ और आ मिलके अन बना है पवन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है संधि यहाँ पर होती है जो अन वाली, वो हो जाती है आपके अयादि संधि। अयादि संधि है यहाँ पर, पवन में अयादि संधि होती है। और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोधन अन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पवन का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा हमारा हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं। एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। आपको राइट आंसर देना है। हिंदी में कितने वचन होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं। देखिए संस्कृत में आपने देखे होंगे होता है एक वचन, ठीक है, फिर होता है द्विवचन, फिर होता है बहुवचन, ठीक है। यह बहुवचन, ये तो आपका आ जाता है संस्कृत में। क्या आ जाता है, संस्कृत में आपके 3 वचन माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका हिंदी जो होता है,
हिंदी में आपके सिर्फ 2 वचन माने जाते हैं। कितने वचन माने जाते हैं? सिर्फ 2। पहला होता है आपका एकवचन और दूसरा होता है आपका बहुवचन, ठीक है? हिंदी में आपके द्विवचन नहीं होता है, ये चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी 2। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ठीक है? अच्छे से समझ में आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा शब्द का आपको बहुवचन बताना है। आगरा शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है आपके आगरे या आगरों या आगरें या बहुवचन नहीं होगा। आपको राइट आंसर देना है। आगरा का बहुवचन क्या होगा? देखिए आगरा जो है आपका एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, ठीक है? तो ये एक संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? संज्ञा। आगे आगरा क्या है? संज्ञा है ना। और संज्ञा क्या होता है? संज्ञा की परिभाषा पता तो होगी अच्छे से, है ना? किसी वस्तु, प्राणी, भाव अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आगरा जो है आपका स्थान का नाम हो जाता है, तो ये आ जाता है आपका संज्ञा में। और जो आपका किसी शहर का नाम होता है, वह आपका बहुवचन में परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुवचन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो शहर का नाम होते हैं, जो शहर के नाम होते हैं, वो बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते। वह बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते। ध्यान रखिएगा ये चीज, परिवर्तित नहीं होते। अब देखिए क्या है, दिल्ली है, दिल्ली को बहुवचन में कर देंगे यार, दिल्लियां नहीं होगा ना। तो दिल्ली एक शब्द है जो आपका शहर का नाम है, ये आपका बहुवचन में परिवर्तित नहीं होगा। जो भी आपका शहर का या जगह का नाम होता है वह बहुवचन में कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। जगह का या शहर का नाम होता है वह कभी भी बहुवचन में परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला आपका रहेगा, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 है पद, बी है विकारी शब्द, सी है अविकारी शब्द और डी है पदबंध शब्द। आपको बताना है कौन सा है इसमें शब्द जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि परिवर्तन के बावजूद कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो जिनके रूप में, जिनके रूप में, सबसे पहले देखिए रूप में, वचन में, लिंग में, पुरुष में या कारक इत्यादि में परिवर्तन के इत्यादि में परिवर्तन के बावजूद कोई विकार नहीं होता, ठीक है? कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिसमें वह कैसे शब्द होते हैं? वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी, विकार कारक परिवर्तन के पद परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं? अविकारी शब्द। ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं, है ना? जैसे धीरे धीरे, ऑप्शन देखिए यहाँ पर पहला आ जाता है आपका धीरे धीरे, ठीक है? दूसरा आपका इधर उधर, इसमें कभी कहीं परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? आ जाता है जब, तब इत्यादि, ठीक है? जब, तब आदि। ध्यान रखिएगा, जो शब्द जो होते हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है प्रयोग में भी, तो उन्हें अविकारी शब्दों के नाम से जाना जाता है। अविकारी शब्द, यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अविकारी शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द के सही रूप का चयन करना है आपको। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है शब्द सही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है तृष्णा, इसमें है त्रिषणा, यह है तृष्णा, यह है तृष्णा। आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कौन सा वाला सही है। देखिए
इसमें शुद्धि होती है, जो आपको अच्छे से समझना है, डिफाइन करना है, आपको ये भी पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर पता होना चाहिए कि कौन सा वाला तृष्णा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है हमारा तृष्णा, ऑप्शन डी सही है। ये तृष्णा, ये तृष्णा, ये तृष्णा तीनों ही आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अब ऑप्शन है आपके कवित्री, बी है कवि, सी है कवियत्री, या डी है कवियत्री। आपको राइट आंसर बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे आपके। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपके सिलेबस से हटकर हो। और ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आपकी फटाफट नहीं आने वाली है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगना है। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ OMR शीट का भी आप अभ्यास करिए, क्योंकि OMR से आपको एग्जाम देना है, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना है। आप ऑनलाइन तो एक क्या होता है, हमने टिक लगाया, ऑप्शन बिल्कुल सही, हमने देखा और समझ लिया, ठीक है ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। लेकिन आप OMR शीट अगर भरते हैं तो उसमें आपको ध्यान रहता है कि हमें कितना टाइम लग रहा है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करने में। ठीक है, आप एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम 5 से 7 OMR शीट जरूर भरिए। जिस मोड में पेपर है उस मोड में तैयारी जरूर करिए। ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन भी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा नोट्स बनाते हुए चलिए। अपने नोट्स बनाने में क्या होता है, आपको थोड़ा सा याद अच्छे से हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग रूप बताना है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही हो जाता है कवि का स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी कवियत्री। ये पहला वाला कवित्री और कवि और कवियत्री, ये सब चीज़ें तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत हैं। ये आ जाता है आपका कवियत्री, ये राइट आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? बिना किसी परिवर्तन के, ध्यान रखिए, बिना किसी परिवर्तन के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो मूल रूप से संस्कृत से ही आए हुए हैं और बिना किसी परिवर्तन के आप इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन्हें कौन से कैसे शब्द कहा जाते हैं? देखिए, अब एग्जाम में कोई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए आप ये जो है सिलेबस के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि सिलेबस अगर ढूंढ रहे हैं और अभी भी, तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी कंप्लीटली नहीं हो पा रही, हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि आप क्लास अटेंड कीजिए, सिर्फ क्लास अटेंड कीजिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको दिए जाएंगे और किसी भी प्रकार की आपको दुविधा नहीं रहेगी, है ना। हम बिल्कुल आपका सब्जेक्ट से जुड़े हुए सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। ज़्यादातर आपका कंप्लीट पेपर आपको एनसीईआरटी की बुक से ही देखने को मिलेगा, और एनसीईआरटी की बुक से ही सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट छाट कर लेकर आए हैं। ठीक है, और सीटेट चलो आपने क्लियर करा, और सुपर टेट आया तो उसमें भी तो एनसीईआरटी से अधिकतर कंटेंट आएगा ना। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, फर्स्ट पेपर में EVS के लिए भी पढ़नी है या संस्कृत के लिए भी पढ़नी है। एनसीईआरटी की सारी बुक एनसीईआरटी के लिए पढ़नी, एनसीईआरटी की पढ़नी है आपको। ठीक है, आप क्लासेस के साथ साथ आप पिछले PYQ भी अगर करते हुए चलते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है कि आप 100% एग्जाम को तो क्लियर कर ही लें। देखो, PYQ जरूर करना चाहिए। PYQ करने से क्या होता है कि आपको पुराने क्वेश्चंस को रिवीजन हो जाता है एक तो, और थोड़ा सा आपको मेथड मालूम पड़ जाता है। अधिकतर क्वेश्चंस होते हैं PYQ के ही आते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, एग्जाम में। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ आपके, संस्कृत शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, या देशज शब्द कहते हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत से आए हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, संस्कृत से आए हुए ये वाला तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा आपका, है ना। देखिए, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत से आए हैं और बिना किसी परिवर्तन के जोते हो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे आपके कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आ जाता है आपका अग्नि, ठीक है, अग्नि, नग्न, अष्ट, ओष्ट आदि। ठीक है, ऐसे शब्द जो होते हैं ये आपके ऐसे कैसे बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जब किसी समाज में दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो उस समाज को क्या कहते हैं? जब किसी समाज में दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो भी समास होता है आपका वो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, जो जब दोनों शब्द उसमें प्रधान होते हैं, दो शब्दों से मिलकर एक समास बनता है, तो जब दोनों शब्द प्रथम पद और द्वितीय पद
दोनों ही प्रधान हो तो उस समास को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी प्रधान समास या डी तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो होते हैं ना उसको पहले से आप माइंड में सेट करके रखिए कि आपने कौन कौन समास पढ़ रखे। प्रधान समास ये तो राइट आंसर है ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाता है बताइए, ये गलत हो गया। और आपका जो द्विगु समास होता है ये संख्यावाचक होता है। द्विगु समास कैसा होता है? संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक। द्विगु समास समास आपका संख्यावाचक होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास जो होता है आपका वो विभक्ति वाला होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास आपका विभक्ति विभक्ति लिए वो होता है। और जो द्वंद्व समास होता है आपका, तो इसमें भी आपका एक पद प्रधान होता है, इसमें भी आपका एक पद प्रधान होता है। लेकिन जो द्वंद्व समास होता है इसमें आपके दोनों शब्द जो होते हैं प्रधान होते हैं। द्वंद्व समाज में आपके दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जैसे आपका हो जाता है माता पिता, माता पिता। हो जाता है अन्न जल, अन्न जल, ठीक है। पाप पुण्य, देखिए यहाँ पर पाप पुण्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, अन्न भी प्रधान है, जल भी प्रधान है, पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है। लेकिन एक शब्द पूरा जो है आपका वो जो है दोनों शब्द प्रधान जहाँ होते हैं वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? राइट आंसर देना है आपको। ऑप्शन देखिए यहाँ पर उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। राइट आंसर बताना है आपको, कौन सा वाला आपका आंसर सही रहेगा। देखिए सबसे पहले यदि आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किसके माध्यम से पढ़ना है, क्या करना है, ऐसा नहीं है। ये सब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ मैं आपको सीटेट के एग्जाम के लिए बोल रही हूँ। कोई सा भी एग्जाम आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो सीटेट का एग्जाम है उसकी तो क्लियरिटी आप मैं तैयारी करवा ही रही हूँ। तो अगर आपने कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है, कोई बैच ले रखा है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। और अगर आपने बैच नहीं लिया हुआ, कोई क्लास ज्वाइन नहीं की हुई है तो आपको दिक्कत होती है, आपको पूरा सिलेबस इकट्ठा करना पड़ता है, सभी आपके नोट्स बनाने पड़ते हैं और फिर आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम लोग आपको पूरे सिलेबस के अनुसार ही बताते हैं, है ना। और सेल्फ स्टडी से आप ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं, ये तो क्लियरिटी है। लेकिन आजकल का जैसे समय है उस हिसाब को देखते हुए अगर हम देखें तो समय के अनुसार जो है एग्ज़ाम टाइम के लिए एग्ज़ाम में टाइम काफ़ी कम हम लोगों को मिल पाता है, आप लोगों को बच्चों को, जिससे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है ना। कभी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स इकट्ठी कर ली या घटना चक्र की इकट्ठी कर ली, एक्सपर्ट की इकट्ठी कर ली, किसी और मास्टर की इकट्ठी कर ली, किसी कोचिंग सेंटर की इकट्ठी कर ली, तो मेरी सारी बुक्स का ढेर लगा लेते हैं। होता क्या है, सिलेबस आपका वही है, सिलेबस तो आपका बेटा वही आएगा जो आपको उसमें गाइडलाइन में दिया हुआ है। अगर उसी सिलेबस को आप समझिए, आप एक बात समझिए, संधि है आपकी या संधि है या आपका वाच्य परिवर्तन है या समाज है, आप 10 बुकें लेके बैठोगे तब भी वही समाज वही चीज़ बताएगा। हर बुक में समास उसी तरीके से बताया जाएगा, हर बुक में संधि की परिभाषा वही होगी, ठीक है। 10 बुक इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको आपको ने कंटेंट पर ध्यान देना है, अपने विषय पर ध्यान देना है। आपको मोस्टली अपने चीज़ पर ध्यान देना है। बुक्स को इकट्ठा करके आपको वहाँ पे लाइब्रेरी इकट्ठे नहीं करनी घर के अंदर, ठीक है। तो आपको कंटेंट इकट्ठा करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आप मेन एक बुक लीजिए अच्छी एनसीईआरटी की, या फिर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने नोट्स बनाते जाइए और फिर उसको आप सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या होता है, आप अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अनुसार नोट्स बनाइए, ठीक है। सिलेबस आपको सबसे पहले बता रखा है, सिलेबस के अनुसार अगर आप नोट्स बनाते हुए चलते हैं ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी आप किसी प्रकार से क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाएंगे। कभी कोई सा पढ़ लिया, कभी कोई सा पढ़ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये शुद्ध शब्द है, यहाँ शुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द को चयन करना है। क्वेश्चन पर आते हैं अपने, कौन सा शब्द सही होगा, ए बी सी डी, राइट आंसर बताइए कौन सा सही रहेगा। देखिए उज्ज्वल ये गलत है, उज्ज्वल भी नहीं होता, उज्ज्वल भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डी आपका सही, उज्ज्वल, ठीक है। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। अनुरक्त का विलोम शब्द
क्या होगा? ऑप्शन है आपके आरक्त होगा, विरक्त होगा, निरक्त होगा या आसक्त होगा। राइट आंसर बताइए। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुरक्त का विलोम बताना है आपको। देखिए हिंदी है बहुत ही ज़्यादा सरल होती है। अब जब से पढ़ाई चालू कर रहे हैं ना, तब से आपके संग में हिंदी चल रही है, और उसमें भी आपको अगर छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी अगर दिक्कत हो रही है ना, तो फिर समझिए आपकी हिंदी बहुत ही ज़्यादा वीक है। क्यों? आपने फर्स्ट क्लास से शुरू करी है, और मैं समझती हूँ ये संधियाँ, विलोम शब्द, ये सब चीज़ें तो आपकी कक्षा फोर्थ, थर्ड से फोर्थ से स्टार्ट हो जाती है ये तो चीज़ें, ठीक है। और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वर्ण से जुड़े हुए होते हैं, विलोम शब्द, वाच्य परिवर्तन, सही शुद्ध अशुद्ध, संधियाँ, समास, ये सब चीज़ें तो नॉर्मली आपकी जब तक आप पढ़ते हैं हिंदी को, सब्जेक्ट को जब तक आपने पढ़ा है तब तक तो कंटिन्यू चल ही रहा होगा ना, ये कुछ नया तो नहीं है इसमें। अगर फिर भी आपको अगर इसमें कन्फ्यूज़न रहता है हिंदी में, तो आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें तो। हिंदी तो ऐसा सब्जेक्ट है, आपको 30 में से कम 28 नंबर तो इसमें कैच करने ही है ना। चलिए, अनुरक्त का विलोम शब्द बताना है आपको, कौन सा सही होगा? आरक्त होगा, विरक्त होगा, निरक्त होगा या आसक्त होगा। देखिए अनुरक्त का विलोम शब्द होता है आपका विरक्त, ठीक है। आसक्त और जैसे कि निसक्त होता है, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, आरक्त निरक्त, ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ पर विरक्त आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? निम्न में से किस शब्द में, किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? देखिए पिछला क्वेश्चन हमने देखा था, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, वह शब्द तत्सम कहलाते हैं, है ना। यही तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। संस्कृत संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं, जो आपके ज्यों के त्यों प्रयोग में आ रहे हैं, वह आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ देखना है कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन है आपके, देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके ए शक्कर्रा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। बी है काष्ठ धृत घोड़ा कारीगर। सी है ओष्ठ किताब नानी चाकू। डी है निष्ठुर चम्मच हाथी कार्य। देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये देखिएगा कि जो है कौन सा आपका इसमें तत्सम शब्द, किसमें जो है आपका तत्सम शब्द के विपरीत शब्द है। देखिए यहाँ पर कारीगर संस्कृत शब्द नहीं है, ये उर्दू शब्द आ जाता है, ठीक है ना। देखिए मेन चीज़ देखिए ना, आप कौन कौन शब्द इसमें अलग अलग मिल रहे हैं जो आपको बिल्कुल हटा देना, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया है ना। तो इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर हाथी, ठीक है, ये शब्द अलग आ गया आपका। ओष्ठ किताब, किताब हट अलग आ गया, ठीक है, पुस्तक करते हैं इसे, ठीक है, अगर संस्कृत में होगा तो पुस्तक जाएगा। यहाँ पर आ जाता है आपका, ये सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही। शकर्रा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, ये चारों ही जो है आपके संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सकर्रा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, ये आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है। ध्यान रखिएगा पूछा क्या जा रहा है, किसमें नहीं है, क्या चीज़ कु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन है आपके कुरूप, कुशल, कुकर्म या कुचाल। राइट आंसर बताइए। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। देखिए अगर आपने यहाँ इसको 15 क्वेश्चन में से अगर कम से कम 12 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर आपने 12 क्वेश्चन या 10 से कम करे हुए हैं ना, तो आप समझ लीजिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और एग्ज़ाम टाइम में आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है। इतना टाइम ही नहीं बचा है कि आप अब जो है याद करें, अब तो रिवीजन का समय आ गया, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल विजिट कीजिए। और पिछली बहुत सारी वीडियोस में आपको बहुत सारा अच्छा जो है सिलेबस दिया हुआ, वो दिया हुआ, पैटर्न दिया हुआ है, समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। और हम सीटेट की क्लासेस तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ठीक है, सीटेट की क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, और उसकी PYQ और MCQ चल रहे हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। राइट आंसर बताइए इसका कौन सा होगा, बहुत ही ज़्यादा सरल है।
सारा ही एनसीईआरटी का दिया हुआ है। एनसीईआरटी का सारा सिलेबस है आपका ये वाला, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। कुरूप, कुरूप देखिए, कुरूप, कुरूप, ठीक है, बुरे रूप वाला, ठीक है, बुरे रूप वाला, समझ में आ गया। कुकर्म, बुरा कर्म, ठीक है। कुचाल, बुरी चाल। कुशल, कुशल, शल माने क्या होता है, ये निरर्थक हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, क्योंकि कुशल अपने आप में एक पूर्णता शब्द है। ठीक है, कुशल अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण शब्द कौन सा है, रूप है, कर्म है, चाल है, इसमें कु लगा हुआ है, दिख रहा है ना, बिल्कुल साफ दिख रहा है। और कुशल जो है अपने आप में पूर्ण शब्द है, अगर इसका हम कु काट देंगे तो शल का कुशल जो है शब्द नहीं रहेगा। ठीक है, जबकि जो है कुरूप है, इसमें कु उपसर्ग है, रूप शब्द है। कुकर्म में कु उपसर्ग है, कर्म शब्द है। कुचाल में कु उपसर्ग है, चाल शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, ध्यान रखिएगा, हुआ है पूछा है, किस शब्द में हुआ है, यानी कि इसमें से 3 शब्द ऐसे हैं इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, आपको जिस शब्द में हुआ है इन प्रत्यय का प्रयोग वह बताना है। देखिए प्रत्यय जो होते हैं आपके, प्रत्यय क्या चीज होती है, सबसे पहले देखिए प्रत्यय क्या चीज होती है। प्रत्यय जो होते हैं आपके सदैव, सदैव शब्द के अंत में लिखते हैं, शब्दांत में जुड़ते हैं। ठीक है, जुड़ते हैं। ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ने वाले जो होते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं, और शब्द के मूल अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। जब जिस प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परिवर्तन। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर जो पुजारिन है, इसका शब्द होगा आपका पुजारी। ठीक है, पुजारी जो होगा आपका वो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से देखिए पुल्लिंग जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। और जब इसमें हम इन प्रत्यय जोड़ देते हैं पुजारी में, पुजारी, धन, इन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पुजारिन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो रहा है ना, है ना। इसी तरीके से भिखारी, भिकारिन, भिकारी में इन जुड़ गया, भिकारिन। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका कठिन है, मीन है, कठिन है ये पूरा शब्द है, मीन है ये पूरा शब्द है, चिन्ह है ये पूरा शब्द है। ठीक है, इसमें अगर इन हटा देंगे तो जो मूल शब्द होगा वह कंप्लीट नहीं होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर पुजारिन में पुजारी शब्द हो गया, इन प्रत्यय हो गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, पुजारिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला पद संख्यावाचक भी हो और समूह विशेष का बोध कराए, वह कौन सा समास होता है, बताइए। देखिए ऐसे शब्द जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है और किसी समूह विशेष का जो भाव कहलाता है, बोध कराता है, उसे कहते हैं दिग्गु समास। क्या कहते हैं, दिग्गु समास। जैसे आपका आ जाता है दशानन, ठीक है, त्रिदेव, अष्टधातु, तिमाही, चौराहा आदि। देखिए यहाँ पर 4 राहों का समूह,
3 महा इकट्ठे हो गए, अष्ट धातु 8 धातियाँ हो गईं, 3 देव हो गए, 10 आनन यानी 10 सिर हो गए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आपका दशानन आता है, मान लो दशानन शब्द लिखा हुआ है और उसमें आपका दिग्गु समास और बहुव्रीहि समास दोनों आ जाते हैं। कौन-सा? बहुव्रीहि। दिग्गु समास और बहुव्रीहि दोनों आ जाते हैं, तो ऐसा जो आपका क्वेश्चन होता है, वह आपका समस्यात्मक क्वेश्चन में आ जाता है, उस पर आपकी रिट पड़ती है, जो कि आपका क्वेश्चन जो है कोर्ट में खेल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्योंकि बहुव्रीहि समास की विशेषता होती है कि उसमें जो है कोई और ही पद प्रधान होता है शब्द में। जैसे दशानन है यहाँ पर, ठीक है? 10 लगा हुआ है, तो दिग्गु समास है। लेकिन दशानन पूरा लिखा हुआ है, तो दशानन का अर्थ क्या होता है? रावण। रावण ही तो होता है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी है, ठीक है? तो जब आपका जो दशानन लिखा होगा, या तो आपका बहुव्रीहि ऑप्शन में होगा या आपका दिग्गु समास ऑप्शन में होगा। इन दोनों में से एक होगा। तो आप आँख बंद करके उसे लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन-सा सही होगा अगला क्वेश्चन कौन-सा है अपना? देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मिलेंगे पेडागोजी के जुड़े हुए। उसके साथ जो है मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर जो आपका जो क्लास चल रही है हमारी सीटेट की, इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ मैं कि यहाँ पर आपका डेली क्लास मिलती है आपको मेरे द्वारा। मैं आपकी गाइडेंस श्रुति रस्तोगी, ठीक है? यहाँ पर आपका टेट का और सीटेट का हमारे चैनल पर कंप्लीटली कोर्स आपका कराया जाता है। सारी क्लासेस स्पेशल होती हैं, कंप्लीट कोर्स होगा आपका, ठीक है? और इसमें आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए एमसीक्यू, पीवाईक्यू और थ्योरी बेस पूरा कंप्लीट कराया जाता है। सबसे आपको अगर आपने थ्योरियाँ नहीं देखी हों, तो आप बैक जा सकते हैं। आप थ्योरी जो है उसमें सारी ही सिलेबस के अनुसार पार्ट वाइज़ थ्योरी आपकी करवाई गई है और एमसीक्यू भी करवाए गए हैं, पीवाईक्यू भी उसमें करवाए गए हैं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जो है टेलीग्राम से। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिएगा। यूट्यूब चैनल के लिंक जहाँ आप जाते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक है आपका, जिसमें आप जुड़कर सभी वीडियोज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, इससे आपको वीडियो हमारी जो है हमारे द्वारा पोस्ट करने के बाद तुरंत प्राप्त हो जाए। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ नए क्वेश्चनों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।